नमस्कार, मैं संदीप सर। बीपीएससी मेंस के लिए जो हम लोगों की मेंस की क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, उसमें चलिए हम लोग एक नए प्रश्न के साथ देखते हैं क्या कौन सा इसका प्रारूप सही होगा उत्तर का, और कैसे सही उत्तर लिखा जाए। यह संभावित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। ठीक। शुद्ध कार्बन क्या है या शुद्ध कार्बन उत्सर्जन क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सरकार इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय कर रही है। बेसिकली बिहार सरकार। व्हाट इज नेट जीरो इमिशन, इसको नेट जीरो मिशन भी कहा जाता है। व्हाट मेजर इज बिहार गवर्नमेंट टेकिंग टू अचीव इट, बिहार सरकार इसको प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय कर रही है। ठीक है, चलिए इसके पहला, जब आप ऐसे उत्तर में आए तो आप जो फर्स्ट पार्ट है उत्तर का, मैं जब पार्ट बोलता हूं जिसका मतलब पहला पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैरा या फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें आप यह बताएं कि बढ़ता हुआ प्रदूषण को बताएं। प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है या कितना बढ़ गया है, इसको बताइए। और क्या कारण है और क्या प्रभाव है। ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि बिहार में चूंकि 38 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 600 से 700 के बीच वर्ड्स में आप लिख सकते हैं इस उत्तर को। तो पहला पैराग्राफ, ज्यादा नहीं, बढ़ता प्रदूषण या प्रदूषण को भी आप डिफाइन केवल कर सकते हैं, प्रदूषण किसे कहा जाता है और प्रदूषण बढ़ रहा है ये बताएं आप। प्रदूषण के प्रकार पर आप न जाए, उतना जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ क्या कारण है तो एक दो छोटे छोटे कारण आप बता दीजिए, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जो वृक्ष का कटाई चल रहा है वो, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हीकल्स यानी यातायात के जो साधन बढ़ रहे हैं, खासकर टू व्हीलर, फोर व्हीलर एंड जो भी ट्रक्स और ये सब है, बायोफ्यूल, सॉरी, जो परंपरागत फ्यूल है उसका इमर्शन जो हो रहा है उसके कारण से। और फिर इसका क्या प्रभाव है, इसको आप ये मान के चलिए कि इसको आपको 70 वर्ड्स में आपको लिख देना है। एक छोटा सा शुरुआत में आप एक छोटा सा इसको प्रयास कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आप ये बताएं कि इसको या इस समस्या को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने भी कई कई नीतियों का क्रियान्वयन शुरू किया है, ये बताएं। और इसी के अंतर्गत आप बताएं कि बिहार सरकार ने 2040 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस ढंग से आप इसको, दूसरा जो पार्ट है ये एक, मैं इसको मेन पार्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये भी एक मेन पार्ट है, क्योंकि पहला पार्ट क्या है आपका उत्तर का, शुद्ध कार्बन क्या है या नेट जीरो इमिशन क्या है, तो पहले आप इसको बताएंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये बताया कि इस कुछ नीतियों को क्रियान्वयन किया जा रहा है और उसी के तहत में नेट जीरो उत्सर्जन 2040 तक बिहार सरकार ने कहा है कि हम इसको प्राप्त करेंगे। फिर बताएं आप नेट जीरो क्या होता है, नेट जीरो इमिशन क्या होता है इसको बताइए, या शुद्ध कार्बन उत्सर्जन क्या होता है ये बताइए। इसमें जरूर बताइएगा कि इसका तात्पर्य कार्बन इमिशन
को समाप्त करना नहीं होता है। कई बार लोग समझ जाते हैं कि कार्बन पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए उसको इसको कहा जाता है, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन या कार्बन इमिशन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, बल्कि यह बल्कि यह संतुलन को बताता है। संतुलन को बताता है। संतुलन किसके बीच? संतुलन कार्बन उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण। कार्बन उत्सर्जन और कार्बन अवशोषण के बीच जब संतुलन स्थापित हो जाए तो उसको आप कहेंगे नेट जीरो इमिशन। जितना कार्बन बाहर निकल रहा है, वायु वातावरण में जा रहा है, उतना ही ऐसे उपाय हो जिससे उसका अवशोषण हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए वो टोटली, उसको आप कह सकते हैं कार्बन, नेट कार्बन। इसका तात्पर्य नेट जीरो इमिशन इसी को बोला जाता है। ठीक, इसका मतलब यह होता है, इसका तात्पर्य, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम तो किया जाता है, साथ साथ कार्बन सिंक का भी निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन उत्सर्जन तो कम करने का प्रयास होता ही है, लेकिन साथ साथ कार्बन को जो अवशोषित करे वैसे चीजों को आप बोलते हैं कार्बन सिंक, उसका भी निर्माण किया जाता है। इसका मतलब आप फिगर देकर बता सकते हैं कि नेट जीरो इमिशन में बेसिकली दो कंपोनेंट है, दो तत्व है, यानी सिंक, एक तो सिंक को ज्यादा आप प्रमोट करें, पैदा करें, और दूसरा उत्सर्जन कम करना। सिंक कैसे हो सकता है? सिंक हो सकता है जैसे आप यहां पर करें फॉरेस्टेशन। ये फॉरेस्टेशन मतलब कि वृक्षारोपण किया जाए, उससे हो सकता है। वेटलैंड डेवलप किया जाए, वेटलैंड भी बहुत अच्छा माना जाता है कि वो कार्बन सिंक के रूप में काम करता है, तो वेटलैंड डेवलप किया जाए। तो इस ढंग से आप इसको कह सकते हैं कि कार्बन सिंक का निर्माण किया जा सकता है। उत्सर्जन को कम करने के लिए बायोफ्यूल का यूज है ना, सोलर प्लांट, सीएनजी, ऐसे ऐसे करके आप समझ रहे हैं आप बातों को कि इसमें आपको ये बताना होगा। यानी हमने क्या देखा अभी तक? हमने यह देखा कि एक परिचय में आप बताएं कि आखिर प्रदूषण क्या है, क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है इसके, और क्या प्रभाव है। 70 वर्ड तक में इसको लिखना है। दूसरा भाग यहां से शुरू होगा कि इस समस्या को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने भी इनिशिएटिव उठाया और वहीं से ये क्वेश्चन बना भी है। बिहार सरकार ने 2040 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अब यहाँ पर बताएं कि नेट जीरो इमिशन क्या, क्योंकि यहाँ पहले ही पूछा गया ये क्या है। तो नेट जीरो इमिशन का तात्पर्य यह नहीं कि इमिशन जो है कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, बल्कि एक संतुलन बनाना है। किसके बीच? उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन। जितना उत्सर्जन हो उतना ही अवशोषण भी हो जाए। इसका मतलब यह है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन को खत्म तो किया जाता है, लेकिन साथ साथ कार्बन सिंक का भी निर्माण किया जाता है। मतलब इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम 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 तो किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ आप कार्बन सिंक भी बनाते हैं जो एब्जॉर्ब करता है कार्बन को। ठीक है,
यानी एक फिगर के साथ मैंने कहा कि दो तत्व इसमें मेन होते हैं, सिंक का निर्माण, जैसे एफॉरेस्टेशन, वेटलैंड को प्रमोट किया जाए, आर्द्र भूमियों को, और उत्सर्जन को कम करना। उत्सर्जन को कैसे कम कर सकते हैं आप? बायोफ्यूल, सोलर प्लांट, सीएनजी आदि से ज्यादा आदि के द्वारा आप इसको कम कर सकते हैं। अब देखा जाए कि बिहार सरकार ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं या उठा रही है इसको कम करने के लिए। चलिए आते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार क्या क्या उपाय कर रही है। पहला पॉइंट, बिहार सरकार नई प्रदूषण नीति को लाने वाली है। ये यूएनईपी याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसमें माना जाता है 30 साल से 40 साल आगे, 30 और 40 वर्ष आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिया जाएगा। आदि पर यह बात कहा गया था। आप इस ढंग से शुरुआत कर सकते हैं कि बिहार सरकार अभी हाल ही में कहा जाए तो शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नई प्रदूषण नीति ला रही है, और इसमें यूएनईपी लगातार सहयोग कर रहा है, और कार्य योजना लगभग 30 से 40 वर्षों की बनाई जाएगी। नवीकरण ऊर्जा पर भी इसमें क्या किया जाएगा? बल दिया जाएगा। आगे देखिए और क्या क्या उपाय है। दूसरा पॉइंट पर आइए। बिहार सरकार कार्बन पाथवे पर कार्य कर रही है। कार्बन पाथवे पर बिहार सरकार काम कर रही है। कार्बन पाथवे किसको बोला जाता है? ध्यान से सुनिए, कार्बन पाथवे एक क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अवशोषण और उत्सर्जन के बीच संतुलन होता है। बिहार सरकार कार्बन पाथवे को डेवलप कर रहा है, और इसके लिए बिहार सरकार यूएनईपी से सहयोग से कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। कार्बन पाथवे जरूर लिखें, इस बात को बताएं कार्बन पाथवे क्या है। बिहार सरकार यूएनईपी के साथ मिलकर काम कर रही है, ऐसे क्षेत्रों को विकसित कर रही है जहां कार्बन उत्सर्जन और कार्बन अवशोषण दोनों के बीच संतुलन हो जाए। इसके लिए क्या किया जाएगा? तो वेटलैंड डेवलप होगा, वेटलैंड का विकास किया जाएगा, वृक्षारोपण होगा, वृक्षारोपण किया जाएगा, वेटलैंड का विकास होगा। तो ये सब चीजें आपको इसमें बतानी होगी। आगे चलिए, दूसरा पॉइंट, क्या क्या उपाय कर रहे हैं। पराली जलाने पर दंड एवं सजा का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। आपको पता होना चाहिए कि कटिहार में वायु प्रदूषण जो है वो लगभग आपका चला गया था 393। ये बहुत गंभीर सिचुएशन था, और माना जाता है कि, और ये माना गया कि उस बिहार में सबसे ज्यादा प्रदूषण कटिहार में पहुंच गया था 2022 की ठंडी में, और उसके पीछे माना गया कि पराली का जलाना एक बहुत बड़ा कारण था। तो बिहार सरकार ने बाद में बाकायदा कहा कि पराली जलाइएगा तो दंड मिलेगा और सजा भी होगी। बहुत लोगों पर एफआईआर किया गया। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। आगे चलते हैं।
तीसरा पॉइंट, 10 वर्षों का एक्शन प्लान, इसको बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। 10 वर्षों का एक्शन प्लान, ये लगभग माना जाता है नवंबर 2019 से चालू है, और बेसिकली ये पटना के लिए आया है। बेसिकली क्या हुआ है, ये पटना के लिए आया है ताकि पटना की वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके, सुधार हो सके। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, बिहार सरकार सोलर एनर्जी पर बल दे रहा है। बिहार सरकार ने सोलर एनर्जी पर काफी बल दिया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिहार सरकार ने एग्रीमेंट किया है। हाल में एक एग्रीमेंट किया है, एक करार किया है कि हम 760 मेगावाट आपसे सोलर एनर्जी लेंगे। 760 मेगावाट एनर्जी, सोलर एनर्जी लेने का बिहार सरकार ने एक प्रावधान, एक एग्रीमेंट किया है। इसके साथ में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये, और करार के तहत बिहार सरकार को मिल भी रहा है 760 मेगावाट बिजली लगातार मिल रहा है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे, बिरडा बीए, बिरडा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार सरकार में जो रिन्यूएबल एनर्जी संबंधी जो डिपार्टमेंट है वह है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसने, इसके तहत एक प्रोग्राम लाया गया है जिसमें यदि कोई सोलर प्लांट लगाता है तो 55% सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है, ये व्यक्तिगत है, यानी डोमेस्टिक क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, कमर्शियल नहीं। तो ये एक बिहार सरकार का जो डिपार्टमेंट है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करता है, उसने कहा है कि हम सोलर प्लांट यदि कोई घरेलू क्षेत्र में लगाता है तो हम उसको 55% सब्सिडी देंगे, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए नहीं है ये। आगे देखिए, अगला पॉइंट, ये चौथा था, ये पांचवा, अब हम लोग छठे पॉइंट पर। बिहार सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है, ध्यान देंगे, वह है सब्सिडी सोलर प्लांट अनुदान योजना। सब्सिडी सोलर प्लांट अनुदान योजना। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 3 केवी से कम, 3 किलोवाट से तक का सोलर प्लांट लगाता है अपने घर के छत पर या कहीं पर, तो उसको 65% सब्सिडी दी जाएगी, और 3 केवी से ज्यादा पर 45% की सब्सिडी दी जाएगी। ये भी आप समझ सकते हैं, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है, ध्यान रखेंगे। सब्सिडी सोलर प्लांट अनुदान योजना ये सरकार चला रही है, और इससे भी बहुत कुछ होगा। आगे चलते हैं, पटना मेट्रो
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेट्रो होने से क्या हो जाएगा, पटना मेट्रो के सार्वजनिक यातायात बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा सफर करेंगे, कार वगैरह या अन्य व्हीकल्स नहीं निकलेंगे, जिससे पॉल्यूशन जरूर कम होगा। वैसे भी सार्वजनिक यातायात जब भी बढ़ता है तो उस क्षेत्र में देखा गया है कि ट्रैफिक की समस्या ही समाप्त नहीं होती है, पॉल्यूशन भी कम होता है, तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। आगे है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ पैसे पाओ अभियान। पेड़ लगाओ और पैसे पाओ अभियान, ये बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित है, यानी कृषि वानिकी। इसके अंतर्गत किसानों की आय को बढ़ाना मकसद है। किसानों की आय बढ़ाना मकसद है, लेकिन इसके साथ साथ ये पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करेगा, कार्बन सिंक के रूप में इसका कार्य होगा। इसमें कहा गया कि आपको 10 रुपया में हम पेड़ देंगे, फ्री में नहीं, 10 रुपया में पेड़ देंगे, और 3 वर्ष के बाद यदि 3 वर्ष के बाद यदि 50% पेड़ जीवित हैं तो 60 रुपया ईच, यानी एवरी पेड़ दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ध्यान रखेंगे, जो पेड़ लगाओ पैसे पाओ अभियान है, एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि मंत्रालय के तहत, कृषि मंत्रालय नहीं, बेसिकली किसानों की आय को बढ़ाने के अंतर्गत इसमें क्या कहा गया है कि 10 रुपया पर आपको पेड़ मिलेगा, और 30%, और 3 वर्षों के बाद यदि 50% पेड़ सही है तो उस किसान को सरकार 60 रुपया प्रति पेड़ देगी। इसमें शर्त यह है कि कम से कम 25 पेड़ आपको लेना पड़ेगा, 25 पेड़ से कम में बात नहीं बनेगी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीजें। आगे ये 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट पर आइए। 9वां पॉइंट है वह है बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी को लाया, और इससे भी माना जाता है कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इन सब चीजों में। ठीक है, जरा देखते हैं क्या है। इसके तहत कहा गया कि यदि सरकार, यदि कोई आदमी जैव, इसमें कहा गया कि यदि कोई जैव ईंधन बनाने के लिए कोई प्लांट यानी संयंत्र लगाता है तो उसको 15% सब्सिडी दी जाएगी। प्लांट बनाने में, मशीन खरीदने में उसको कितना परसेंट सब्सिडी दी जाएगी? 15% के आसपास उसको सब्सिडी दी जाएगी। इसमें ध्यान यह रखना है कि SC ST, दिव्यांग, OBC महिलाओं, इनके लिए सब्सिडी जो है वह बढ़ा भी दिया जा सकता है, थोड़ा ज्यादा करके भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें यह उपबंध है, लेकिन किसी भी स्तर पर सब्सिडी 3.25 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। मतलब सब्सिडी 15% है, लेकिन SC ST OBC महिलाएं, दिव्यांग, इन सबको थोड़ा ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अधिकतम इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लगभग माना जा रहा है कि 2028 तक ये प्रोग्राम चलेगा, 2023 से लेकर 2028 तक। ठीक है, 2023 से 2028। ठीक है, आगे देखा, अगला है 9 नंबर था, 10वें नंबर पर आते हैं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान, इसको भी ध्यान में रखा जाए। इसके तहत में कहा गया है कि लगभग सरकार, असल में ये पर्यावरण दिवस पर घोषित किया गया था, सरकार ने कहा कि इसके अंतर्गत 2021-22 में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, वाजिब बात है, 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मकसद क्या है? बिहार सरकार ने कहा है कि जो वनावरण है, माना जाता है वनावरण जो है बिहार का, वो वनावरण तो नहीं, मतलब कि वनावरण तो नहीं, हरित आवरण बेसिकली कहा जाए। वनावरण तो कमी है, लेकिन जो बिहार में हरित आवरण है वो 15% है। लक्ष्य है कि 17% किया जाए। इसके लिए वृक्षारोपण प्रोग्राम चलाया गया, उसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान। इसको 0.5 भी कहा गया था, वृक्षारोपण 0.5 अभियान। और इसमें कहा गया कि 2000 पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री ने इस पर शुरुआत की थी और 21-22 के अंतर्गत 5 लाख पौधे लगाने की बात की गई। आगे देखा जाए पवन ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा की खरीद के लिए बिहार ने भारत सरकार के साथ समझौता किया है, क्योंकि यदि एनटीपीसी से करते तो कोयला आधारित बिजली मिलती। तो इसमें एक बात यह कहा गया कि बिहार सरकार जो है वह भारत सरकार के साथ में एक एमओयू पर साइन की है, ताकि वह पवन ऊर्जा को खरीद सके। और माना जा रहा है कि 2000 मेगावाट 2000 मेगावाट की खरीद के लिए समझौता बिहार सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ये हुआ। ठीक है, ये लगभग माना जाता है कि 2017 मिड ऑफ 2017 के आसपास ये हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। और 12वां पॉइंट, पटना में अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है। पटना में अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत में प्रयास यह होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा को बल प्रदान किया जाए और इसमें सभी नवीकरणीय ऊर्जा के सभी स्रोतों को इसमें फोकस किया जाएगा, उसके लिए प्रोग्राम बनाया जाएगा और उसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो इसके लिए बिहार सरकार ने एक स्पेशल, एक तरह से कहा जाए, ऑफिस बनाया है। अक्षय ऊर्जा जो भवन है, एक पटना में एक ऑफिस बनाया गया है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी का, ताकि सभी रूपों में इसका काम हो सके। जितने भी रूप होते हैं, पवन ऊर्जा हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकता है, बायोगैस हो सकता है, इन सब पर, सभी चीजों पर यहाँ पर फोकस रहेगा और जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं उस पर कार्य करने के लिए इस भवन का निर्माण किया गया है। चलिए, आप और चाहें तो और भी चीजों को लिख सकते हैं और इंपॉर्टेंट बातें भी आप इसमें डाल सकते हैं यदि आपको लगता है इससे इतर, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट यही होगा। जब आप निष्कर्ष लिख रहे हो तो जान लीजिए, निष्कर्ष में आपको 2 बातें जरूर बतानी होगी। पहला पॉइंट बताना होगा उससे ये आप इसमें बनाएं कि इससे क्या होगा
इन सब चीजों से क्या होगा, तो प्रदूषण कमेगा, शरीर पर, स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जरूर बताइए, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा लोगों का, तो हेल्थ पर खर्च कम होगा तो बचत बढ़ेगी, है ना, किसानों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, है ना, बाढ़ कम आएंगे, क्योंकि आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से क्या होता है, कार्बन बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, बाढ़ वार सूखा उखा, तो किसानों की आय बढ़ेगी, डिजास्टर कम आएंगे, तो ये सबको भी लिखे। लेकिन साथ ही साथ निष्कर्ष में ये भी डालें कि क्या क्या इसमें समस्याएं हैं, समस्याएं क्या क्या है। तो पहली समस्या है वित्त का, सबसे बड़ा बात है वित्त, फाइनेंशियल की समस्या से जूझ रहा है बिहार, ये भी जरूर फोकस करें उसमें। दूसरा पॉइंट यह भी आप जरूर इसमें लिखें, वित्त के साथ साथ जागरूकता, जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी है। इस ढंग से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। जब निष्कर्ष लिखें तो यहां बताएं इससे क्या क्या फायदा होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगा, लोग, है ना, मेडिसिन वगैरह पर जो खर्च करते हैं वो कमेगा, है ना, ये सब चीजें आप लिखें। सस्ता फ्यूल होगा आगे चल करके, बायोफ्यूल का यूज, तो क्या होगा, इससे बचत भी बढ़ता है। फिर क्लाइमेट अच्छा होगा तो बाढ़ जो बार बार आ जाता है, माना जाता है क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी चीजें हो रही है, सूखा पड़ना, है ना, तो ये सब भी कमेगा। और साथ साथ ये भी इस निष्कर्ष में लिखें कि इसको प्राप्त करने में क्या क्या समस्या है, वित्त और जागरूकता सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ यदि आपको कुछ और नजर आता है जरूर लिखें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।